आज जो हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस करना है बेटा, एंड इट इज रिगार्डिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है ये, छोटा सा। और इस टॉपिक को मतलब अगेन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बोर्ड सिलेबस, बट मेनली इसमें दो तीन फार्मूलाज हैं जो जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन गलत होने के कम चांस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में जब भी आता है ये। ओके, तो आज जो हमने पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स का, ये लास्ट टॉपिक है मेरा, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेट अस स्टार्ट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो एक तो मैं बता दूं, हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट। तो जो ऑर्डिनरी मैन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता इस चीज में। इवन नेक्ड आइज से, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर मैं बात करूं, तो मैं और आप भी ये पता नहीं लगा सकते कि जो लाइट हमें दिखाई दे रही है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो पहले तो समझें कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। शुरुआत यहीं से करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे जो भी ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे सन से आ रही है, ठीक है, आपके कमरे में बल्ब लगा है, आपके कमरे में ट्यूब लाइट लगी हुई है, इन सब से जो लाइट आती है बेटा, वो लाइट कैसी होती है आपकी? अनपोलराइज लाइट होती है। हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या मतलब है? देखिए, आपने पढ़ा है बेटा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और उसके अंदर क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ट्रांसवर्स होती है ना लाइट, और ट्रांसवर्स होती है तो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगे। और हम यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, पहली बात मैं बता दूं कि हम जो वाइब्रेशंस कंसीडर करते हैं पूरी ऑप्टिक्स में, मैंने ये आपको वहां पर भी बताया था। वाइब्रेशंस जो हैं, पहले ये किसके वाइब्रेशंस होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के होंगे। किसके होंगे? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के होंगे। हमने कहा था कि ऑप्टिकल बिहेवियर के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेस्पॉन्सिबल है। व्हाइल टीचिंग यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पढ़ लेना बेटा, देख सकते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जाके, वहां पर बताई थी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑप्टिकल बिहेवियर। और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कई लोग लाइट वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के में इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का रोल नहीं होता है। तो अब मैं जो भी वाइब्रेशन वर्ड यूज करूंगा मैं आज के लेक्चर के अंदर बेटा, तो इट मींस उस वाइब्रेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि बेटा तो अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है? द लाइट विच हैज which have vibrations in all possible directions, in all possible directions। अब ये टर्म आई पॉसिबल। एक्चुअली ये जो पॉसिबल वर्ड है ये इसलिए आया क्योंकि लाइट जो है, नॉट ओनली लाइट, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब द लाइट विच हैज वाइब्रेशंस, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बहुत फर्क है बेटा। ऑल डायरेक्शन का मतलब तो एक्स वाई जेड, कहीं भी देख लें आप, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगी। लेकिन ऑल पॉसिबल, जैसे मान लो लाइट एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो थिंक एंड टेल मी, कैन द वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन एक्स एक्सिस? नहीं पॉसिबल ना, क्योंकि कैसी नेचर है? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। तो एक्स में वाइब्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जहां पॉसिबल हो सकता है वो तो एक्स में पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं पॉसिबल वर्ड हटा दूं तो इट मींस वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका मतलब एक्स में भी वाइब्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉसिबल वर्ड यहाँ पर। तो जैसे क्या है, तो मान लो जैसे मैं कह रहा था, मान लो ये वेव है, ये एक्स एक्सिस में जा रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इट कैन हैव वाइब्रेशंस ईदर इन वाई। ठीक है, हमारे पास वाई में हो सकते हैं जो वाइब्रेशन होंगे लाइक दिस, इस तरीके से वाइब्रेट कर सकती है।
है ना भाई। और कौन से हो सकते हैं, जेड में हो सकते हैं वाइब्रेशंस। जेड क्या होंगे, इस पर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे बेटा, ठीक है। यूं दिखा दूं, याद करो, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड बताया था, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो यानी ये कौन से हो गए, मतलब वाई एक्सिस वाले हो गए, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट दिखाए मैंने क्या हो गए, जेड एक्सिस वाले हो गए। और ये जो सिंबल हो गया बेटा, ये सिंबल हो गया आपका किसका, अनपोलराइज्ड लाइट का। अगर मान लो वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो वाइब्रेशंस विल बी देयर इन वाई जेड प्लेन। कई लोग यूं दिखा देते हैं, यूं दिखा के कि जी ये गलत है क्या, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस यूं है, मान लो वो ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, एक प्लेन में तो कहीं भी ठीक है, ये वाइब्रेशंस कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें वेव जो मान लो ये फॉर एग्जांपल मेरी ये जो स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मैं इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन मान लूं, तो इस वक्त जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन मूव कर रही है लाइट। अगर वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मान लो ये तो एक्स वाई में हो गए सारे के सारे, और वेलोसिटी किधर हो जाए आपकी, जेड एक्सिस में हो जाए। अगर मैं वेलोसिटी को जेड में ले लूं तो बात बन जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ डॉट डॉट दिखा दूं आप लोगों को, मतलब ये बाहर जेड, जेड मतलब बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है बेटा। पर इसमें फिर भी कंफ्यूजन होता है, हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे अनपोलराइज लाइट के लिए, जिसमें वेलोसिटी भी साफ दिख रही है, दोनों वाइब्रेशंस भी क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं वाई और जेड वाले। तो ऐसी जो लाइट होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है बेटा। एंड अगर लाइट हैज वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, ईदर इन वाई और इन जेड, ऑल पॉसिबल ना हो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब आती है पोलराइज लाइट क्या होती है। द लाइट which has vibrations only in one direction, only in one direction, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलराइज लाइट बोलते हैं। ओके, लाइक कैसे, ये समझ लो, जैसे ये वाली, ये मतलब वेलोसिटी जा रही है एक्स एक्सिस में, तो या तो ये वाली लाइट हो बेटा, वाइब्रेशंस हमारे पास इस तरीके से हो कि इट हैज वाइब्रेशंस इन ये, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, जेड डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो सकते हैं। मान लो वेलोसिटी इधर है एंड इट हैज वाइब्रेशंस ओनली इन जेड डायरेक्शन, ये वाले वाइब्रेशंस हो, मतलब ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये भी पोलराइज लाइट का सिंबल है बेटा, और ये भी पोलराइज लाइट का सिंबल है, which shows vibrations in one direction perpendicular to velocity, और दोनों अगर सुपरइम्पोज कर जाएं तो अनपोलराइज बन जाएगी। ये जो प्लेन है इसके लिए, ये वाला जो प्लेन है जिसमें इसके वाइब्रेशंस हैं, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। और अगर एक और प्लेन कंसीडर करूं जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये प्लेन है, मतलब ये वर्टिकल है, तो जो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब यहाँ पे दिखाने में दिक्कत आएगी मुझे, फिर मैं कोशिश करता हूँ ये वाला जो प्लेन इस तरीके से बनेगा बेटा, थोड़ा 3D में कोशिश करूं मैं दिखाने, ये वाला, समझ रहे हैं, ये वाला फिर कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें वाइब्रेशन हो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सर, हाँ बेटा, सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? बेटा मैंने ऑन तो की थी, क्या हुआ, नेट की दिक्कत चल रही है। सर चिंकी बोल रही है कि उसके पास स्क्रीन नहीं आ रही, तो रिकॉर्डिंग कर लेना प्लीज। ना कर रखी बेटा, ये अवेलेबल होगी इस क्लास के अंदर, ये ठीक है, जो रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन होता है उसमें। बाकी आ रही है स्क्रीन तो मेरे ख्याल में उसका अपना नेट खराब होगा। आप सर लोग चिंकी के नेटवर्क में इशू है। हाँ, तो इसका मतलब उसका नेटवर्क इशू है ना बेटा, मतलब चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक ठीक है बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यस सर। पोलराइजेशन और अनपोलराइजेशन रिपीट कर दो प्लीज।
बेटा जिस प्लेन में वाइब्रेशंस होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो इस वक्त ये वाइब्रेशंस कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो जिसमें वाइब्रेशंस होंगे बेटा वो तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो ये वाला जो मैंने दिखाया हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। ये है, ठीक है। सर अनपोलराइज लाइट का मतलब समझ में नहीं आया है। देखो बेटा ये एक्चुअली दोनों ही अनपोलराइज और पोलराइज लाइट जो होती हैं दोनों साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है। मैंने कहा कि हमें तो मालूम मेरे कमरे में लाइट है तो मुझे दिखाई थोड़ी देते हैं वाइब्रेशंस, तो ऑर्डिनरी आईज के लिए तो कोई फर्क ही नहीं है पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, दीज आर दीज साइंटिफिक टर्म्स। इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसी लाइट जिसमें देखो सारे वाई वाले वाइब्रेशंस भी हैं और जेड वाले वाइब्रेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाई में भी वाइब्रेट कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है बेटा? जेड में भी वाइब्रेट कर रहा हूं, मतलब वेव अगर एक्स में जा रही है तो जिसमें वाई में भी वाइब्रेट कर रहा हूं और जेड में भी वाइब्रेट कर रहा हूं, ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। जिसमें यू कैन से कि मोर देन वन डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो वो अनपोलराइज्ड होती है, और जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन, जैसे ये वाला देखो इसमें सिर्फ वाई वाले वाइब्रेशंस हैं, ये वाला देखो इसमें सिर्फ जेड वाले वाइब्रेशंस हैं, ये डॉट डॉट डॉट, जिसमें एक ही तरीके के वाइब्रेशन हो, वन डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो वो पोलराइज्ड लाइट है, और जिसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि आम आदमी के लिए नेक्ड आइज से हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कोई लाइट पोलराइज्ड है या कोई लाइट अनपोलराइज्ड है। और कुछ बताओ बेटा, ये बात समझ में आई? यहां तक की डेफिनेशन अब चलूं आगे? यस सर। अब देखो बेटा जो हमारा हेडिंग है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हुआ क्या कि एक बार ये अनपोलराइज लाइट, ये है अनपोलराइज लाइट, एक तो इसमें अनपोलराइज है तो अभी तक तो ये पोलराइज है ना क्या भाई? यस। हाँ, और अब ये बन गई पोलर अनपोलराइज। यस सर। ये अनपोलराइज लाइट बन गई। ओके, हुआ क्या बेटा, एक बार ये अनपोलराइज लाइट बाय चांस एक नेचुरली फाउंड क्रिस्टल है टूरमलाइन, ये मान लो क्रिस्टल है, ये इसके एक्सिस हैं, ये टूरमलाइन एक मटेरियल का नाम है, ये नेचुरली फाउंड है क्रिस्टल। तो ये जो टूरमलाइन क्रिस्टल है बेटा, इसमें से जब ये लाइट पास की गई तो यहां से जो लाइट आई बाहर निकलकर, वो लाइट जो थी बेटा उसकी क्या हो चुका था? इंटेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पे जो लाइट निकली इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो पाया गया जब कि ऑलमोस्ट 50% हो गई थी इंटेंसिटी, मतलब इसके अंदर जब वाइब्रेशंस थे इट वाज कन्फाइंड टू वन डायरेक्शन, और सिर्फ वही वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुए बेटा जो क्या है इस टूरमलाइन क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल थे। ये इसके एक्सिस हैं, इनके पैरेलल जो है वाइब्रेशन, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है पूरा, ये ट्रांसफर हुए। तो ये अनपोलराइज लाइट किस में बदल गई? पोलराइज। और यही जो फिनोमिना है बेटा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। The phenomena of converting unpolarized light into polarized light, or you can say phenomena of restricting the vibrations in one plane only, one direction only, all possible से वन डायरेक्शन तक रिस्ट्रिक्ट कर देना वाइब्रेशन को क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। और देखो ये क्या है, टूरमलाइन क्रिस्टल ने क्या किया? अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट कर दिया बेटा, तो ये कहलाता है आपका पोलराइजर। दिस इज कॉल्ड पोलराइजर, नाम से पता चल रहा है। तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करें उसे क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो अब काम आएगी, अगर अनपोलराइज लाइट, ये नोट करेंगे अच्छे से,
इंटेंसिटी आई नोट है बेटा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो पोलराइजर में से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी रह जाती है, और वो समझ सकते हैं बहुत इजीली। यहां पर दो वाइब्रेशन थे, वाई वाले और जेड वाले, और यहां पर सिर्फ वाई वाले बच गए, जेड वाले वाइब्रेशन इसने ब्लॉक कर दिए। तो आधे वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए कि नहीं हो गए बताओ, इसलिए इंटेंसिटी क्या हो गई आपकी, हाफ हो गई। ये यूज होगा भाई फार्मूलाज में। अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है तो पोलराइज लाइट की आई नोट बाई टू, और ये थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटली मैं कहूं ना बेटा तो आई नोट बाई टू से भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये वाले वाइब्रेशन भी थोड़े से तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पर वो हम नहीं लेते। न्यूमेरिकल्स में हम आइडियल केस लेकर चलेंगे कि ये वाले बिल्कुल ब्लॉक नहीं हुए, सिर्फ जड़ वाले वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चला किसमें ये वाले वाइब्रेशंस हैं। मैंने अभी कहा कि आपको और हमें तो दिखाई नहीं देता, आप और मैं तो डिफरेंशिएट सीधे सीधे कर ही नहीं सकते कि अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है। तो इसके लिए क्या किया गया बेटा, एक दूसरा टूरमलाइन क्रिस्टल लिया गया और यहां पे रखा गया। शुरू में तो ऐसे रखा गया, दोनों पैरेलल थे। यहां पर जो लाइट आएगी, ठीक है, इट इज फाउंड, बताओ आई नॉट बाई 4 हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 ही रहेगी, सोच के बताना, सोच के बताना। आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 ही रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है। ब्लॉक थोड़ी होंगे इस बार, ये पैरेलल वाले तो ट्रांसमिट होते हैं, जो वाइब्रेशंस जो एक्सिस के पैरेलल हो तो ट्रांसमिट होते हैं। तो आई नॉट बाई 2 देगा, इसमें तो है ही ये वाले, तो यहाँ पर आई नॉट बाई 2 ही आ गई। ठीक है, फिर क्या किया गया बेटा, कीपिंग दिस फर्स्ट क्रिस्टल फिक्स्ड, सेकंड क्रिस्टल को हमने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसका एक्सिस यूं था, इस वाले का ये तो पोलराइजर आपका, और अब यहां पर क्या किया, इसको हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो इट इज फाउंड बेटा, जैसे मान लीजिए इसको यूं कर दिया, धीरे धीरे घुमा रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो गई बेटा। ठीक है, रिड्यूस हो गई, यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही थी वो लेस देन क्या हो गई, आई नॉट बाई 2 हो गई। हमने और घुमाते गए, मान लीजिए ये तो यूक्यू फिक्स रखा हुआ हमने, इसको छेड़ना ही नहीं है, और ये वाला जो था ये इस सिचुएशन पे ले आए, परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। So an interesting thing was observed that जैसे ही परपेंडिकुलर किया, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जीरो इंटेंसिटी आ गई, जीरो इंटेंसिटी आ गई। यस सर। ठीक है, फिर फर्दर घुमाया, ये आपका पहले वाला क्रिस्टल को छेड़ना ही नहीं है, और फिर जब इसको और बढ़ाया तो बढ़ना स्टार्ट हो गया बेटा, और जब 180 का एंगल, ये थीटा 90 पे, थीटा 180, थीटा 180 कितनी हो जाएगी, शहबाज सही बोला, सही बोला, आई नोट बाई 2, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। यस, यहाँ पर दोबारा से इंटेंसिटी कितनी आ गई बेटा, आई नॉट बाई 2 आ गई। तो ये सेकंड क्रिस्टल हमें चेक करके बता रहा है कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, वो लाइट कैसी है, पोलराइज है, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड वाले को, क्योंकि ये हमें चेक करके बता रहा है, एनालिसिस करके बताएगा कि लाइट कैसी है, पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर, फर्स्ट वन इज पोलराइजर, सेकंड वन इज एनालाइजर। ये थीटा 0 डिग्री, ये इंटेंसिटी का रिड्यूस हो जाना बेटा, एनालाइजर के घुमाने पर इंटेंसिटी का रिड्यूस हो जाना, ये शो करता है कि यहां से जो लाइट आ रही थी, पोलराइजर से जो लाइट आ रही थी बेटा, वो पोलराइज लाइट थी, इट वाज हैविंग वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन। अगर ये अनपोलराइज होती, अब सुनो इस बात को, क्योंकि थ्योरेटिकल सा है पूरा पोलराइजेशन ना, अगर ये अनपोलराइज्ड होती बेटा तो इट वाज हैविंग वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन, तो जब मैं इसको रोटेट करता, इसको घुमाता रहता मैं, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता, हर बार कोई ना कोई कंपोनेंट ट्रांसफर होता रहता, जीरो इंटेंसिटी होती नहीं। लेकिन अब इसके परपेंडिकुलर होते ही जीरो इंटेंसिटी हो जाने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि यहां पर जो लाइट आ रही है, ये वाली जो लाइट आ रही है, ये कैसी लाइट है आपकी, पोलराइज्ड लाइट है, और ये जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, तो अब मुझे सोचो, यहां पर एक बार समझते हैं, 0 डिग्री पर आई नॉट बाई 2 का आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर इंटेंसिटी कम हुई, 90 पे जाके 0 हो गई,
किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रही है क्या इंटेंसिटी? कोस साइन कॉस कोस, यस, कोस 01 ठीक है, कोस 90 0, पर ये कोस 180 तो -1 होना चाहिए था, ये तो फिर 1 हो गया, 1 हो गया ना, मैक्सिमम आ गया। कोस सिंपल सा फार्मूला निकल आया। ये सब तो बस समझने के लिए था, मेन तो आपको फार्मूला काम आएगा। क्या ये कोस स्क्वायर कह सकता हूं मैं? तो माइनस कोस 180 -1 स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा बेटा। Yes, sir. और ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस वाज स्टडीड बाय मेलस। सो ये जो है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। क्या ये मान लो पोलराइजर है बेटा, ये आपका एनालाइजर है, ओके। यहां पर मान लो आपके पास अनपोलराइज लाइट आ रही है, unpolarized will be having vibration in two directions, y as well as z वाले, ये unpolarized है बेटा। यहाँ पर इंटेंसिटी आई नोट है, तो अब यहां से जो ट्रांसफर, पहला पोलराइजर तो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, वो तो सीधा सीधा क्या कर देता है, आधी कर देगा। यहाँ पर जो लाइट आ गई इसके पैरेलल आएगी बेटा, इसके प्लेन के पैरेलल आएगी। तो आपने अभी बताया था इसकी इंटेंसिटी तो कितनी हो जाएगी, आई नोट बाई 2, ये थीटा एंगल। तो अब यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, if polarized light is incident on analyzer then intensity, इसको मैं आई मान लेता हूं, of light, intensity of light transmitted by analyzer is directly proportional to cos square theta, where theta is angle between polarizer and analyzer, इनके बीच का एंगल होगा ये। और दिस इज आई इज, इस वाले में आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। यानी सीधी बात है बेटा, एक बार सुनो, जो पोलराइजर से लाइट ट्रांसफर होगी उस लाइट को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब मान लो कई बार क्या होता है, यहां 2 आई नोट दे देता है वो फॉर एग्जांपल, तो यहां कितनी हो जाएगी ये वाली, आई नोट। हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ आई नोट हो जाएगी, तो यहां पर जो आएगी वो हो जाएगी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। पोलराइजर ध्यान रखना बेटा, पोलराइजर कोस स्क्वायर को फॉलो नहीं करता, पोलराइजर तो जो कुछ आ रहा है उसका आधा कर देगा, अनपोलराइज लाइट का आई नोट मतलब आधा कन्वर्ट कर देगा। कोस स्क्वायर थीटा कौन फॉलो कर रहा है, एनालाइजर फॉलो कर रहा है। एनालाइजर में से जो लाइट निकलेगी, वो जो पोलराइजर में से लाइट आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, कोस स्क्वायर थीटा। तो कभी ऐसा ना कि आप किसी पे रिजिड गए, आई नोट बाई 2 मैंने तरीका बता दिया आपको, यहां से आधा है और उसको फिर कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। कोस 0, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोट बाई 2। इस केस में तो 90 पे 0 बेटा, 180 पे -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फिर से +1 मैक्सिमम आ जाएगी। 270 पे 0, 360 पे फिर मैक्सिमम, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा बेटा। ये देखो cos 0 पे मैक्सिमम, cos 0 इज 1 बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी, मान लो स्टैंडर्ड मानकर चल रहा हूं आई नॉट बाई 2। cos 90 0 हो गई, फिर 90 180 -1, लेकिन स्क्वायर करोगे तो +1, इसलिए नेगेटिव हाफ में नहीं जाएगा ये ग्राफ, ठीक है बेटे। ऐसे 270 फिर से 0 एंड 360, इस तरीके से ग्राफ बनेगा बेटा। there are, let us pose a question करते हैं, there are two closed
पोलराइजर्स, ठीक है, वेयर शुड ए थर्ड polarizer be placed between them so that maximum intensity is transmitted through the system. There are two crossed polarizers. Crossed, पहले देखना है टर्म आगे बेटा, crossed polarizer. Crossed का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर. कभी भी crossed वर्ड मिल जाए आपको, crossed का मतलब होता है क्रॉस बन गया, परपेंडिकुलर. देखो क्या कह रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो भाई हमारे पास मान लो एक ये है P1 और ये क्रॉस्ड हो गया P2 बेटा. यहां पर मान लो आपके पास अनपोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है आपके पास, ये हो गया अनपोलराइज बेटा. इसकी इंटेंसिटी आई नोट. यहां पर जो लाइट आएगी उसके वाइब्रेशंस किधर होंगे, P1 के पैरेलल होंगे. Yes, sir. और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I note by 2. आई नोट बाई 2 होगी बेटा. बिल्कुल ठीक बात, आई नोट बाई 2 होगी इसकी इंटेंसिटी. ठीक है. अब क्या होगा बच्चों, अगर मैं सीधा यहां से पूछूं कि इसमें से कितनी इंटेंसिटी आएगी, तो I2 मतलब जो इसमें से आएगी, अभी बताया था मैं, जो यहां पर आएगी बेटा आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर आएगी कि नहीं, कोस 90 और कोस 90 इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 0. अगर ये सिचुएशन है तो 0 लाइट ट्रांसमिट होगी, 0 इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी बेटा. क्लियर यहां तक की बात. तो Yes. अब वो कहता है कि भाई एक तीसरा पोलराइजर रखना है हमने बीच में, इनके बीच में क्या रख देना है आपने, एक तीसरा रख देना है. ठीक है, मान लो ये रख दिया आपने, कहीं पता नहीं कहां रखा है, वही तो निकालना है. मान लो ये P3 रख दिया, मान लो कितने एंगल पर रख दिया बेटा, थीटा पर, और ये 90 माइनस. ये मैं अब इसको हटा देता हूं क्योंकि अब इसका रोल खत्म हो जाएगा, है ना. ये तो तब तक था शुरू वाला, ये इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियल दैट इज बिफोर पुटिंग P3. ठीक है बेटा. अब क्या सीधा 90 का रोल रहेगा, No, sir. नहीं रहेगा. पहले लाइट जो होगी बेटा इसमें से पास करेगी तो इसके पैरेलल हो जाएंगे वाइब्रेशंस, हर एक प्लेन अपने पैरेलल कर देगा. मैं इसको I3 लिख रहा हूं बेटा. क्या I3 बता सकते हो कितनी होगी, आई नोट बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा. Cos square theta. बिल्कुल I3 आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा. और ये प्लेन P3 के पैरेलल हो जाएगा, वाइब्रेशंस P3 के पैरेलल. और जैसे P3 के पैरेलल रहे, क्या आप ये P2 के परपेंडिकुलर रहे, No, No, sir. देखो बेटा पहले जब ये थे, ये तो P2 के परपेंडिकुलर थे इसलिए 0 हो रहा था, लेकिन P3 बीच में आ गया तो ये क्या करेगा, उस कंपोनेंट को पास करवाएगा जो अपने अंदर जो इसके पैरेलल होंगे. तो अब ये वाले वाइब्रेशंस आएंगे इसमें से, तो ये वाइब्रेशंस अब क्या हो गए, P2 के परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है तो इंटेंसिटी 0 नहीं है. तो यहाँ पर क्या आएगी, अब यहाँ पर यूं आएगी लाइट एक तो, और वो क्या आएगी, I2 लिख रहा हूं दोबारा से, I3 जो भी है I3 बाद में पुट करेंगे, इनटू बोलो कोस स्क्वायर 90 minus theta. 90 माइनस थीटा. बिल्कुल ठीक है. निकाल लगाना आ गया आप लोगों को, ये कैसे यूज करना है, कि जो इंटेंसिटी बस इसमें आधा करना है. पर ध्यान रखना कई बार वो ये भी स्मार्टनेस करता है, कहता है पोलराइजर पर आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यहीं पे पोलराइज डाल देता है. तो आई नोट है तो यहाँ पे कितनी आएगी, अगर ये पोलराइज्ड है तो आई नोट ही रहेगी, फिर आधी मत कर देना. जनरली वो आई नोट अनपोलराइज्ड की देता है, पर फिर भी 1% हमें तैयार रहना चाहिए.
तो ये उसके बाद cos स्क्वायर लगाते जाओ। देखो तो बेटा ये आ गया I2, आपने लिखा I3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और दिस इज I3 है I0 by 2 cos स्क्वायर थीटा, and this is cos 90 minus theta is sin theta, so it is sin square theta. cos 90 minus theta बेटा sin theta होता है। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, और 4 से डिवाइडेड। समझ में आया कुछ? 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये कुछ बन गया, बोलो क्या बना? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ना बेटा, इट इज sin 2 थीटा। ठीक है, इसमें 2 चाहिए था मुझे और स्क्वायर था इसलिए 4 किया हमने। तो ये आ गया बेटा I0 by 8 sin 2 थीटा का स्क्वायर, ये तो sin 2 थीटा और ये स्क्वायर, ये रहा। इतनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी बेटा अगर थीटा एंगल के पे रखा हुआ है तो। अब आपने क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो, हमें निकालना है कि सो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम। अगर सिस्टम के सारा बन गया ना, तीनों को मिला के एक सिस्टम बन गया बेटा, तो फॉर I2 मैक्सिमम के लिए ये तो तभी पॉसिबल है बेटा जब sin 2 थीटा 1 हो जाए। क्यों भाई, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, यस सर। सर और दिस इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ 90 डिग्री, और 2 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45, यानी बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे हम तो उस वक्त मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी। और कितनी होगी? I2 मैक्सिमम I0 by 8 आ गई, sin 2 थीटा तो 1 हो गया, यानी कि I0 by 8 से ज्यादा इंटेंसिटी कभी भी ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो सकती है वो कितनी हो सकती है? I0 by 8 हो सकती है। There are again two crossed polarizers. Here is the, ये सिंबल समझते हो, अनपोलराइज्ड का हो गया, of 2 I0 intensity equally spaced, two more polarizers are introduced। equally spaced का मतलब समझते हैं? बताइए भाई, फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी? कैलकुलेट करो जल्दी से। P2 में से अगर P3 P4 नहीं होते तो बेटा 0 जाती, और P3 P4 है तो 0 नहीं होगी, अभी समझाया था। निकालो कितनी आएगी। P2 में से फाइनल इंटेंसिटी कितनी ट्रांसमिट होगी सिस्टम में से, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करें। प्लीज बी नोटेड इंसिडेंट टू I नोट इस बार। I am waiting for you. MD 27/64 I0। I2 आपका आ रहा है 27/64 I नोट। एक बताया अभी मेरे पास आंसर, बाकी चेक करें लोग। यस सर। ये आ रहा है बेटा,
देखो यहां पर कितनी हो गई, आई नोट। यहाँ हो गई आई नोट, इसको I1 कह सकते हैं क्योंकि I1 में से P1 में से पास हुई है। अब यहाँ से जो लाइट आएगी वो यूं हो जाएगी इसके P3 के पैरेलल, लेकिन चूंकि कंपोनेंट होगा कुछ इसलिए कम हो जाती है, तो मैं I3 लिख रहा हूं, तो ये लिखोगे आप आई नोट कोस स्क्वायर 30 डिग्री, आई नोट कोस 30 √3/2। 3/2। स्क्वायर करेंगे तो 3/3। अब इसके पैरेलल करो बेटा I4, जो भी I3 आई थी, अगेन एंगल तो वही लगाना है कोस स्क्वायर 30, आई नोट 3/4, अगेन ये भी 3/4, √3/2 होता है ना, हाँ ठीक है, 9/9 आई नोट बाई 16, एंड अब ये यूं हो जाएगी, ये हो जाएगा I2 के लिए इंसिडेंट I4 है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 9 आई नोट बाई 16 बेटा, एंड कोस 30 अगेन वही 3/, ठीक है बेटे, 27/64 आई नोट आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसको यूज करना है। तो एक तो भाई पोलराइजेशन में ये फार्मूला था लॉ ऑफ मेलस, मेरे को लगता है समझ में आ गया भाई सभी को ये। यस सर। यस सर। अब हाँ बेटा, दूसरा दो ही फार्मूले जिन पे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, दूसरा मैं समझा रहा हूं आपको, ब्रीविस्टर्स लॉ। ब्रीविस्टर लॉ ये कहता है, जैसे मान लो हमारे पास ये जैसे ग्लास स्लैब है, यूं समझ सकते हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम है, दिस इज ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास स्लैब हो गया ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्टिव जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से अलग हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सॉरी रिफ्लेक्टिव मीडियम है, रिफ्लेक्टिव मीडियम है बेटा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेट अस सपोज म्यू है, ओके। अब मान लीजिए ये इसका नॉर्मल हो गया यहां पर, और मान लो बेटा कोई लाइट रे, अनपोलराइज लाइट रे इंसिडेंट है यहां पर हमारे पास कि कोई भी लाइट रे इंसिडेंट है, अनपोलराइज लाइट, ओके। ये मान लीजिए अनपोलराइज लाइट आपकी, ओके, अनपोलराइज्ड। तो अगर यहां पर आपको पता है इस लाइट के दो हिस्से होंगे ना बेटा, कुछ लाइट टकरा कर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट होगी तो डेंसर टू रेयर ना, उल्टा बोल रहा हूं, रेयर टू डेंसर डिपेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, रूल तो फॉलो करेगी अपने। ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, ये मान एओ इंसिडेंट रे है, ओबी रिफ्लेक्टेड है, और ओसी रिफ्रैक्टेड रे है। तो व्हाट ब्रीविस्टर फाउंड बेटे कि उन्होंने इस एंगल को चेंज करके देखा, मतलब पहले एक बार लाइट को 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री अलग अलग एंगल्स पर इंसिडेंट करवा के देखा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंसेस को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर इंसिडेंट करवा के देखा, तो ही फाउंड की जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी बेटा, ध्यान से सुने, रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी आ रही थी, जैसे जैसे एंगल हम चेंज कर रहे थे, एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन पे डोमिनेट कर रहा था, पहले तो कहता अनपोलराइज्ड में तो बराबर बराबर थे, पर यहाँ पर एक वाइब्रेशन दूसरे पे डोमिनेट करने लगा, एंड ही फाउंड एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाकर, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाकर जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट थी बेटा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड बन गई, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको उन्होंने फिर आईपी कह दिया, आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन नाम भी दे दिया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस
डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, फार्मूला काम आना है, बोर्ड में नहीं है आपके। ये तो अच्छे टॉपिक है, बोर्ड में होने चाहिए थे, पर तो नहीं है तो नहीं है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, बेटा उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशंस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डॉट डॉट परपेंडिकुलर वाले हैं ना, वो क्या हो गए बेटा? तो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट, इसलिए इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी। ये वाली जो लाइट होगी बेटा, ये पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है ना, क्योंकि एक तरीके के वाइब्रेशन थोड़े कम हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें मैं यूं दिखा देता हूं, दोनों सुपर इम्पोजिशन को थोड़ा अलग कर देते हैं। देखो ये कंप्लीटली अनपोलराइज्ड, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये वाली बेटा पार्शियली पोलराइज्ड। एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब आई आईपी के बराबर होगी, पहली बात रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी बेटा। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंगल होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम आएगा, क्योंकि हमें तो फार्मूला करना है, न्यूमेरिकल्स करने तो एंगल काम आएगा। 90 डिग्री का एंगल होगा बेटा, ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड rays will be perpendicular to each other, perpendicular to each other। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर ये एंगल पता हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी। अगर पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री है तो आप म्यू निकाल सकते हैं बेटा। एंड यही जो है ये कहलाता है ब्रेविस्टर्स लॉ। प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन किस लिए करना है हमने, सीधा वैसे बहुत ऑप्टिक्स में दुनिया भर के डेरिवेशंस हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेविस्टर्स लॉ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद क्रिटिकल एंगल, मैं इसे दोनों साथ लिख रहा हूं। क्रिटिकल एंगल होता था 1/sin c, टीआईआर में पढ़ा था। कई बार बोलते ना क्रिटिकल एंगल दिया होता है, टेंजेंट लगाए आते हैं उसके साथ, या पोलराइजिंग एंगल दिया होता है 1/sin c लगा देते हैं। वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। मतलब ब्रेविस्टर फाउंड कि whenever unpolarized light is incident on a transparent refractive medium at particular angle, so reflected light will be completely polarized having vibrations perpendicular to the plane of incidence। डॉट वाले हैं, देखो मैंने दिखाई भी है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा, और सबसे ज्यादा तो यही है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी। इसमें न्यूमेरिकल भी क्या बताऊं, 30 डिग्री दे दिया, आप बता देंगे म्यू 60 डिग्री। वो थोड़ा सा ये कर सकता है कि पोलराइजिंग एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इस तरीके से आप वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास म्यू आ जाएगा, म्यू से आप सी निकाल सकते हो। देख पोलराइड्स, पोलराइड्स देखो बेटा, पोलराइड्स आर आर्टिफिशियली मेड पोलराइजर्स। मतलब पोलराइड का काम क्या होता है, वही लाइट को पोलराइज करना, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करना। यानी जो पोलराइजर का काम था वही था, बस ये है। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, टूरमलाइन क्रिस्टल शुरुआत की थी आज, और मैं कहता हूँ नेचुरली फाउंड क्रिस्टल है ये, जो नेचुरली फाउंड क्रिस्टल्स थे, ठीक है। पर इनमें प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, these tourmaline crystals
जो होते हैं ये छोटे छोटे क्रिस्टल अवेलेबल होते हैं साइज में, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अवेलेबल नहीं होते, बड़े बड़े क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए हमें लार्ज एरिया में पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो वो हम नहीं कर पा रहे थे, टूरमलाइन हुए, ठीक है कि नहीं है, मतलब जैसे नेचुरली फाउंड क्रिस्टल जैसे टूरमलाइन हो गया बेटा, और भी होता है कैल्साइट होता है, ये सब नेचुरली फाउंड है, टूरमलाइन कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है ना, दे डू नॉट प्रोड्यूस पोलराइज लाइट, they do not produce polarized light over large area of cross section, ज्यादा एरिया पे नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, इसलिए बेटा हमें आर्टिफिशियली बनाने पड़े। तो पूछे जी आर्टिफिशियल मेड पोलराइजर्स हैं, और ये क्या क्यों यूज करने पड़े हमें, टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। किसके बने होते हैं ये, बस ये क्वेश्चन बन सकते हैं, किस चीज के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कुनीन आइडोसल्फेट, कुनीन आइडोसल्फेट के बने हुए होते हैं बेटा ये, याद ही करना पड़ेगा नाम आपको, 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें आप पहचान लेंगे बस, पोलराइड्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। कई बार कंफ्यूज कर सकता है, टूरमलाइन कैल्साइट ये नहीं है, ये तो नेचुरली फाउंड क्रिस्टल्स हैं। छोटा सा और एक बता दो बेटा, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक तो for scattering particle of the medium must have size comparable with wavelength of light। मान लो बेटा ये आ रही है लाइट, मान लो जेड एक्सिस में आ रही है बेटा, और ये अनपोलराइज लाइट है। अगर ये जेड में आ रही है तो इसमें वाइब्रेशंस कौन से वाले होंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई वाले होंगे ना। मान लो ये एक तो ये हो गए, ठीक है, ये वाले होंगे, और एक मान लीजिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले होंगे, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है बेटा। जैसे सनलाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट है, दैट इज सपोज कमिंग फ्रॉम सन। अब ये कैसी मीडियम में एंटर कर रही है, ये मीडियम का पार्टिकल है मान लो, जिसको मैं बोल रहा हूं स्कैटरर, जिससे स्कैटरिंग होगी, और इसका साइज हमने मान लिया है कि कंपेरेबल है बेटा किसके, वेवलेंथ के। तो यहां से लाइट स्कैटर्ड होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो आपने क्या करना है, किधर स्टडी करना है, जो आपने स्कैटर्ड लाइट जो स्टडी करनी है ना बेटा, वो इंसिडेंट के परपेंडिकुलर स्टडी करनी है। क्या कह रहा हूं, स्कैटर्ड लाइट इन द डायरेक्शन perpendicular to direction of incidence। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने क्या करना है बेटा, कि ये वाली लाइट है, जैसे मान लीजिए जेड में आ रही थी, तो जेड के परपेंडिकुलर मान लीजिए ये एक्स है,
थोड़ी देर के लिए। और वैसे ये जेड, ये कहाँ है, एक्स बाहर की तरफ है, जैसे डॉट टू के पैरेलल होना चाहिए था, मैंने यहाँ ही दिखा दिया समझाने के लिए। और ये मान लीजिए वाई है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझो देखो बेटा, ये लाइट जेड में आ रही है, तो अभी आपने कहा इसमें कौन कौन से वाइब्रेशंस हो सकते हैं? एक्स और वाई, एक्स और वाई वाले वाइब्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब इस लाइट का ना, इस लाइट के टुकड़े हो गए, कुछ इधर चलेगा कुछ इधर चलेगा। अब मान लो लाइट जा रही है वाई में, ठीक है बच्चों, अब वाई में जा रही है तो उसमें कौन कौन से वाइब्रेशन हो सकते हैं? ट्रांसवर्स नेचर है, एक्स जेड, एक्स और जेड। एक्स और जेड हो सकते हैं, होने को तो ठीक है ना, हो तो सकते हैं एक्स और जेड। अब आप बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? जेड, जेड नहीं जेड, है। क्योंकि इसी के तो टुकड़े होंगे, स्कैटर्ड तो ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर जो लाइट है उसमें सिर्फ वाइब्रेशन कौन से बचे? एक्स के पैरेलल बचे। मतलब वैसे मैं डॉट से दिखा देता, वैसे मैं एक्स इधर दिखा रखा है इसलिए तिरछे दिखा दिए, एक्स के पैरेलल दिखा दिए। क्या ये एक्स वाले में, तो क्या ये लाइट पोलराइज्ड हुई कि नहीं हुई बताओ? यस सर। वेरी गुड। अब एक्स में आ जाओ बेटा, जो लाइट एक्स में जा रही है इट कैन हैव वाइब्रेशंस, वाई एंड जेड। it has possibly we have y और z, ओके, पर कौन से नहीं है इसमें? जेड वाले। then is this will have vibration only of y, जो y के पैरेलल होंगे। क्या ये पोलराइज हो गई कि नहीं हो गई? यस, तो बल दो कंडीशन है बेटा स्कैटरिंग के लिए। पहली बात, पार्टिकल्स के मीडियम का साइज, सॉरी मीडियम के पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तो लाइट स्कैटरिंग, ये तो स्कैटरिंग की कंडीशन है। ठीक है, एक बार स्कैटरिंग, वैसे तो इधर भी होगी स्कैटरिंग, उधर भी, इधर तो उनमें, लेकिन बेटा थोड़े थोड़े दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, वो फुल्ली पोलराइज नहीं होगी। तो स्कैटर्ड लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज पोलराइज्ड। अभी आपने देखा, तो इस तरीके से लाइट जो होती है बेटा वो पोलराइज्ड होती है। बताइए, ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो दिस वाज हमारा पोलराइजेशन से रिलेटेड था ये सारा।